कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जो कि हमारा क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो जब भी हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे, दो टर्म्स आएंगी, एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो का मतलब होता है कि आप किसी भी एक चीज़ को कितने पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हो, और सिंगल सा मीनिंग होता है, बट ये है कि थोड़ा हम अलग अलग लेके चलेंगे दोनों को। चलिए, अब देखिए यहाँ पे हमें रेशियो वो लगेगा जब भी हम न्यूमेरिकल कंपैरिजन करते हैं बिटवीन टू क्वांटिटी, वो भी किसकी होनी चाहिए, सेम काइंड की होनी चाहिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेशियो। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ भी रुपीज़ है, ठीक है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम्हारे पास भी कुछ पैसे हैं, तो हम उन दोनों को क्या निकाल रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, और आपके पास कितने, 200 रुपीज़। तो अगर हम अपने रेशियो की बात करेंगे तो हमारे पास क्या रेशियो आ जाएगा, 1:1, सॉरी 1:2। या अगर मेरे पास 1 रुपये होगा तो आपके पास कितने होंगे, 2 रुपये। ठीक है, तो ये शो करता है टू क्वांटिटीज में, और वो भी सेम टाइम। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, अब इसमें दो टर्म्स आते हैं हमारे, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म होगी, और कॉन्सिक्वेंट होता है हमारे पास रेशियो में राइट हैंड साइड वाली टर्म। ठीक है, अब क्या होता है कि यही जो हमारे एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट है, इन्हीं को हम क्या करते हैं, अपने रेशियो में ही यूज़ करते हैं। और जो हमारा एंटीसीडेंट है वो हमारा न्यूमरेटर की तरह काम करता है, और कॉन्सिक्वेंट हमारा डिनोमिनेटर की तरह। अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा 1:2 है, तो 1 मेरा क्या हो जाएगा नोमिनेटर, एंड 2 मेरा क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लोएस्ट टर्म रिलेशनशिप बिटवीन। देखो जैसे मैंने बताया था अभी, जो हमारा एंटीसीडेंट होगा वो उसी तरह काम करेगा, नोमिनेटर की तरह काम करेगा, और कॉन्सिक्वेंट हमारे किसकी तरह काम करेगा, कॉन्सिक्वेंट की तरह, कॉन्सिक्वेंट करेगा हमारा डिनोमिनेटर की तरह काम। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आता है हमारे पास इक्विवेलेंट रेशियो। अगर आप किसी भी रेशियो को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके बाद आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, चलिए, और वो बाकी अभी हम क्वेश्चन से करके देखेंगे तो सारे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैं बोलेगा राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द रेशियो फॉर्म। अगर मैं इसको देखूँ सिक्स पार्ट को, तो इसमें हमारा एंटीसीडेंट क्या है, 8, एंड कॉन्सिक्वेंट क्या है हमारा, 30। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8:13। दूसरा क्या है हमारे पास, 9 है हमारे पास, तो 9 में क्या होता है हमारे पास, A/B, जिसको क्या लिख सकते हैं हम, A/B। ठीक है, नेक्स्ट आता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के लिए मैं इसको ले लेता हूँ फर्स्ट पार्ट को, तो ये 1:10 के बारे में, उसको हम 1/10 लिख सकते हैं, क्योंकि एंटीसीडेंट क्या है, न्यूमरेटर का काम करेगा, और कॉन्सिक्वेंट डिनोमिनेटर काम करेगा। क्लियर, चलिए अब इसी में हम एक दो पार्ट और 6 पार्ट और देखते हैं। अगर 6 पार्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, 4.1 रेशियो 5.2, जिसको हम कैसे लिखेंगे, 4.1/5.2। अब नेक्स्ट होगा क्या करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशियोज। ओके, सिंप्लीफाई करना है, वेरी गुड। चलिए, तो हम पहले इसमें दो टर्म्स का लेते हैं। हाँ, पहले लेते हैं हम सेकेंड। अगर हम इसमें सेकेंड पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा 25:40। क्लियर, अब 25 और 40 को हमें क्या करना है कि ऐसे कॉमन नंबर से डिवाइड करना है, जो दोनों करें। तो 5 से हम 25 को निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 को 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। हमारे पास क्या आ गया, रेशियो 5:8। ठीक है, दूसरा हम ले लेते हैं दिस वन, तो रेशियो 3 रेशियो 1/9।
अब देखिए डिनोमिनेटर में ई भी डिनोमिनेटर में, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2:1/3। आप उसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है 10th पार्ट पर। तो 10th पार्ट में जो आपको 10th पार्ट में आपको गिवन है 75:100:125, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि ये तीनों नंबर सेम इस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। अगर मैं इसको 5 से करूँ तो कितना आ जाएगा 15, 5 से 75। इसको 5 से करूँगा तो हो जाएगा 20, 5 से करूँगा तो कितना आ जाएगा 25, ठीक है। 5 से करेंगे तो अगेन 3, 5 से करेंगे तो अगेन 4, 5 से करेंगे अगेन 5, ठीक है। तो हो गया 3:4:5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। General writings of the following quantities into ratios and reduce into the lowest and simplest term. Okay. देखिए हमें अब इसमें चेंज करना है सिंपलेस्ट टर्म में, मतलब कि जितना हो सकेगा हम उनको शॉर्टेस्ट काट पीट के सही कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें से थर्ड पार्ट। तो आप बोलोगे 1 मीटर एंड कितना है 500 सेंटीमीटर। देखो जैसे इसमें यूनिट्स अलग अलग हैं, यूनिट्स आप लोगों को चेंज करने आते होंगे। तो हमें पता है कि 1 मीटर तो कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 100 होता है ना। ठीक है चलिए, अब उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर। अब ये 1 मीटर है तो इसको 100 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, और अपॉन में क्या 500 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर कैसे आउट हो जाएगा, ये 1 2 1 तो ये कितना हो जाएगा 1:5, क्लियर। तो आपको इस टाइप से क्या करना है ना, सॉल्व करना है। तो हमेशा जब भी आप रेशियो में करेंगे तो हमेशा इनके पास यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं होगी तो फिर हमारा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने हमें स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं कंपेरिजन करते हैं बिटवीन सेम। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम अपना इसको फिफ्थ पार्ट और देखते हैं। तो उसमें लिखा है 1 डे, 1 वीक और 15 डेज। देखो ये भी डे है, ये वीक है, डेज है, तो इसको मतलब हमें से चेंज करना पड़ेगा। 1 डे में कितने वीक्स, 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1:7:15। तो इसमें कुछ कट ही नहीं रहा है क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, इसलिए हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें यहाँ बोलेंगे 4000:40, ठीक है। 4000:40, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ऊपर क्या बचा 100, नीचे क्या बचा कुछ नहीं, तो रह जाएगा 1। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए जैसे लिखा है 1/99 is to 4/33। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, ये न्यूमरेटर हो जाएगा, ये हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा, ये तो हमारा 6 पार्ट। तो हम लेते हैं 1/99 2/33, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना होगा 3 टाइम्स, और ये इससे मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है। देखिए जब भी ऐसा कोई फ्रैक्शन बनता है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा 1/3 × 2, और दूसरा पार्ट हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/6, जो कि क्या होगा हमारा 1/6, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट आता है प्रोपोर्शन।
जब ये प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो इसमें आते हैं हमारे पास, ठीक है, कि ये हमारे पास कैप का प्रोपोर्शन है और ये हमारे पास कॉस्ट प्रोपोर्शन है। हम दो प्रोपोर्शन को एक साथ लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जब हम प्रोपोर्शन एक साथ लेके चलते हैं किसी भी चीज़ का, अब देखेंगे यहाँ पे हमें बोलेगा द रिलेशनशिप, सॉरी, द रिलेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू साइड टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। जब भी हम दो रेशियोज का क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे, ठीक है, और वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो वो क्या होगा, हमारा प्रोपोर्शन में। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा एक कैप की जो कॉस्ट हो कितनी है 25 और टू कैप्स की कॉस्ट कितनी है 50। तो 1:2 क्या आ गया, 2 हो गया, ठीक है। 1:2 किस हो गया, कैप का कॉस्ट का कितना हो गया 25/50। तो ये क्या हो गया, हमारे प्रोपोर्शनल्स हो गए। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, अब देखो ये ध्यान से देख लीजिए, जब भी हमारे पास क्या होंगे, प्रोपोर्शन होंगे, तो हमारे पास जो स्टार्टिंग और लास्ट का होना हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम्स, और जो अंदर के सेंटर वाले टू होंगे उनको क्या बोलेंगे, मीन्स, ठीक है। तो एक्सट्रीम्स और मीन्स हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये हमें बहुत काम आने वाला है। अब आ जाता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आपका जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब उसके बाद आता है द सेकेंड थर्ड प्रोपोर्शन हैव पुट द वैल्यू ऑफ दिस इज कॉल्ड अ मीन प्रोपोर्शन और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ओके, जिसको हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या है कि मान लीजिए कोई भी चीज़ है, आपने उसका किसी भी दूसरी से कंपैरिजन कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए आपकी एज और ईयर, जो हमारे साल के ईयर होते हैं, ठीक है, तो वो और आपका एज, जैसे जैसे डेट बढ़ती जाएगी, ईयर बढ़ते जाएंगे, जैसे आपकी एज की वो भी बढ़ती जाएगी, तो वो होता है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ पैसे हैं, मान लीजिए 5000 रुपीज़ है, अब मैं शॉपिंग करने गया हूँ। अब जैसे जैसे मेरे प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे, मेरे शॉपिंग वेस्ट बढ़ते जाएंगे, जैसे मेरा अमाउंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ क्या हो रही है, कम हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सॉरी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अब देखिए एक यहाँ पे हमें टेबल जो है, एक च्युइंगम है, ठीक है, एक च्युइंगम कितने की 1 रुपीज़ की, उसकी कॉस्ट कितने 5। अगर 2 लेंगे तो कितना हो जाएगी 10, 3 लेंगे तो 15। तो देखिए ऐसे ही नंबर ऑफ च्युइंगम्स बढ़ रहा है, ऐसे ही हमारी कॉस्ट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद आता है हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन, जो मैंने आपको बताया था अभी। अब इसमें ले लीजिए स्पीड और टाइम। अब जैसे आप साइकिल से जा रहे हैं, ठीक है, अपने स्कूल, और आपको जाने में लग रहे हैं 20 मिनट। अगर आप बाइक से जाएंगे तो आपको कितने लगेंगे, 5 to 10 मिनट्स लगेंगे। तो ये होता है जैसे आपकी स्पीड बढ़ी, साइकिल से बाइक पर गए, तो आपका टाइम क्या हो गया, कम होगा। तो एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ क्या हो जाते हैं, कम। अब वैसे नहीं बोल रहा है कि हम 40 स्पीड से कहीं जा रहे हैं, डिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो टाइम में कितना हो रहा है 115 मिनट्स। मैंने स्पीड 40 से कहाँ कितनी कर दी, 50, तो मेरा टाइम क्या हो गया, कम हो गया। फिर मैंने देखो करते करते 100 पे कर दी अपनी स्पीड, तो मेरे कितना टाइम लगा, सिर्फ 16 मिनट। तो मेरी यहाँ से स्पीड इंक्रीज हुई है और यहाँ पे टाइम मेरा क्या हो गया, डिक्रीज हुआ। तो जब भी एक चीज़ बढ़ती है और दूसरी चीज़ कम होगी तो हम क्या बोलेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, चलिए अब तो हमारे पास क्वेश्चन से आ रहे हैं। चलिए, तो इसमें बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो अब ये दोनों क्या है, आपके प्रोपोर्शंस में गिवन है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। देखिए 1 मीटर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब हमें पता है कुछ नहीं है, तो हम डिनोमिनेटर में क्या एजेंट कर लेंगे 1। अब 5 1 था, 5 4 से कितना हो जाएगा 20। यहाँ पे क्या बचा था हमारा पी, तो 4 2 से कितना हो जाएगा 8, इस यहाँ पे आ गया हमारे पास पी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन ऑफ थिंग। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि
वैसा भी ले लेते सेम ही। देखिए हमने यहाँ पे लिया x इज टू प्रोपोर्शन 150 इज टू 100। तो ये हमारे क्या होगा एक्सट्रीम्स, ये हमारे क्या होगा मीन्स। जब भी हम एक्सट्रीम्स और मीन्स की बात करते हैं तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब क्या है, हमारे पास दो नंबर्स हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हमारे मीन है, और एक्सट्रीम क्या है हमारे पास, x इंटू 100। क्लियर, सॉरी यहाँ 0 रह गया। अब देखिए हम एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 2 इंटू 150 अपॉन 100 इक्वल्स टू x। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से करेंगे तो ये हो गया 5, और 6 को कट करेंगे तो 5 से 15। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3। क्लियर, तो आप इस टाइप से प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करके इसको सॉल्व करेंगे। चलो अब इसमें बोला गया है कि 5 रेशियो, क्वेश्चन नंबर 3, चलो देखते हैं बहुत क्वेश्चन होता है। 5 is the ratio if we increase the first element of the ratio up to 40, what will be the second element? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें बोलेगा 5:9 is the ratio if we increase the first element। अब देखिए 5:9 है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट हो गया, सेकेंड एलिमेंट हो गया, तो हम उसको ऐसे भी देख सकते हैं 5/9। ठीक है, उन्होंने कहा कि इसको इंक्रीज करके हमने कितना कर दिया, 40 कर दिया। तो आपने किससे मल्टीप्लाई करी होगी, 8 से, तो उसी नंबर के हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, 8 9 72। तो अब जब हमारा रेशियो होगा प्रोपोर्शन वो कितना हो जाएगा, 40:7। क्लियर, चलिए अब उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़े वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। अगर यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा, फार्मर हैज 8 days फूड फॉर 33 cows, he bought 11 more cows, for how many days will the food be enough? तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें आ रही है आपको देखने के लिए कि तो फार्मर के पास फूड है और दूसरा काउ। ठीक है, अब उसने बोला कि चलिए हमने यहाँ पे टेबल बनाता है काउस, और तो यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर ऑफ काउस, और यहाँ पे नाम लिख देना नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास काउस कितनी थी, देखिए पहले 33 काउस थी, तो हम कह फूड कितने दिन सफिशिएंट होता था, 8 days। अब उन्होंने कहा कि वोट 11 मोर काउस, तो 11 काउस और आगे इसमें 11 प्लस करेंगे तो अब हमारे पास कितनी काउ हो जाएंगी, 44। तो अब मुझे ये बताइए कि जब लोग ज़्यादा होते हैं और खाना क्या होता है सेम क्वांटिटी में रहेगा, तो खाना ज़्यादा टाइम चलेगा या कम टाइम चलेगा, कम टाइम चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स को, हमें ये निकालना है। ठीक है, चले तो अब ये क्या हो गया, देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें नंबर ऑफ काउस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और नंबर ऑफ डेज हमारे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कौन सा प्रोपोर्शन होंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो मैं लिखेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो उसके बाद में देखा ये दोनों है और ये दोनों है। अब हम क्या करेंगे, आओ नंबर ऑफ डेज की यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे दूसरे वाले प्रोपोर्शन की भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो 11 4 44, 11 3 33, 4 2 8, 3 2 कितना हो गया, 6 इक्वल्स टू x। ठीक है, तो हमारे पास कितने दिन का खाना बचेगा, इफ वी आर हैविंग 44 days सॉरी 44 काउस, तो हमारा जो उस खाना है वो सेम क्वान्टिटी का खाना पहले 33 काउस खा रहे थे 8 दिन में, 8 days में, तो अभी कितने में खाएगा, 6 days में।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 है, वो लगे राहुल पेड हिज सर्वेंट 750 फॉर 1 वीक एंड 3 डेज। ठीक है, तो 1 वीक प्लस 3 डेज कितना हो गया? 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज प्लस 3 डेज इक्वल्स टू कितना हो गया? 10 डेज। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? राहुल पेड इज सर्वेंट 750 फॉर 1 वीक। तो यहाँ पे क्या आता है? हम मान लेते हैं पेमेंट, और यहाँ पे हम नीचे दूसरा बना लेते हैं नंबर ऑफ डेज। ठीक है, टेबल बना लेते हैं यहाँ। तो जो हमारे पास राहुल है पर्सन, वो 10 डेज के कितने पेमेंट करता था? 750। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है आगे, व्हाट अमाउंट विल ही पे हिम फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज। तो 30 डेज के लिए वो कितना अमाउंट पे करेगा? तो पहले भाई देखना है कि जैसे नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे तो क्या पेमेंट भी बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल बढ़ेगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारी पेमेंट भी इंक्रीज हो गई। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हो गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देता है। चलिए तो कर ही लेते हैं, ये होने राइट आगे पीछे। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? राइट प्रोपोर्शन है तो हम क्या लेंगे? पेमेंट और डेज को रख लेंगे हम फ्रैक्शन में। ठीक है, पहले हमने किस में रखा था? यूनिवर्सिटी टाइम पे मल्टीप्लिकेशन में, अब उसमें रखेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा दिस पार्ट। अब वो सॉल्व करेंगे तो 75 1050 इन डिनोमीटर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिनोमीटर में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो सिर्फ 0 कट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 75 इंटू 3 करेंगे, दैट इज 5 से 15 प्लस 1 7 से 22। ये हो गया हमारे पास 2250। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4250। क्लियर। चलिए तो उसे कितनी पेमेंट मिली होगी? 2250। आई होप आपको ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब आप लोग क्या करेंगे? आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से अपनी कमांड बनाएंगे। ऑल द बेस्ट।